नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हर मंडे तैयार रहिए, आप भी टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 44 था, जिसका सॉल्यूशन वीडियो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। किसी भी तरह का अपडेट्स होता है या लिंक होता है तो वो भी हम आपको यूट्यूब पर ही देते हैं। इस टेस्ट की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार और मिल जाएंगे और आप उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आपका स्कोर कितना रहा था टेस्ट में, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों से इसे फॉरवर्ड भी कर दीजिए ताकि वो भी अपने साथ कनेक्ट हो सकें। आइए दोस्तों, आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई का सही संकेत क्या है? यानी एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है उसको कैसे लिखा जाता है, किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। दोस्तों याद रखें, इसमें बहुत सिंपल है और कई बार ये क्वेश्चन हम फेस कर चुके हैं। इसमें हमेशा जो W होता है ना, वो कैपिटल होता है। K और H दोनों स्मॉल होते हैं, जैसा कि आप C ऑप्शन में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, kWh। किलोवाट आवर्स इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सारे kWh में ही थे। अब आपको ये देखना था कि कैपिटल और स्मॉल में कौन सा होना चाहिए। C ऑप्शन सही रहेगा, kWh उत्तर यहाँ पर अपना हो जाएगा। सेकंड सवाल है कि किसी दिए गए ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः हट जाता है, ये परिघटना क्या कहलाती है? यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली रिमूव हो जाता है एक वैल्यू जो टेम्परेचर की होती है उस पर। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में ये शब्द बनता है। दोस्तों, ताप के साथ यदि रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय होता है ना, तो उसे हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं और ऐसा जनरली चालकों के साथ ही होगा, इसलिए उनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। हिंदी में उनको अति चालकों के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपके सामने है, सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकत्व आप इसे बोल सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स वो मेटल्स कहलाएंगे। डी ऑप्शन अपना यहाँ सही रहेगा। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जर्मेनियम में ओवरऑल जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है। तो जर्मेनियम का 32 होता है। इसी तरह से अगर आपसे सिलिकॉन का पूछा जाए तो याद रखना उसमें 14 होते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो अंतिम कक्षा होती है उन दोनों में 4-4 होते हैं, राइट? तो इसका मतलब हो गया कि सी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, सी और डी तो नहीं हो सकता क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन शो ही नहीं हो रहे। ए और बी को अगर आप ध्यान से देखें तो ए में देखो टोटल जो है वो 14 ही बन रहे हैं अगर आप जोड़ते हैं तो क्या ऑप्शन बना अपना? बी उत्तर आ जाएगा। 2, 8, 18 और 4। हाँ, अगर क्वेश्चन सिलिकॉन का होता ना तो अपना ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता। अब देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर चालक की कंपैरिजन की जाए ना, तो सिलिकॉन जो होता है वो थोड़ा लेट चालक होता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज अपन बोलते हैं, ऐसा क्यों था? देखो, इसके अंतिम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है। दोस्तों, जितना ज़्यादा नाभिक से दूर होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को अंतरा आणविक बल के द्वारा उतना ही कमज़ोर पकड़ होती है। यानी हम उसको उतना ही ज़्यादा कम बल लगा करके जल्दी तोड़ सकते हैं। इसलिए जिसमें जितनी ज़्यादा कक्षाएं होना वो उतना ही अधिक चालक माना जाता है कंपेरेटिवली। यानी अभी तुलनात्मक रूप से सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी नंबर ऑफ क्लासेज से आपको याद रखना है कि मोर स्टेबल कौन है, अधिक स्थायी कौन है।
अब इन दोनों में अगर तुलना करें, कई बार कारण पूछा गया है कि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम से हाई क्यों होता है, तो आपको आंसर क्या करना है कि उसके कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो ज़्यादा स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतार किसका बनाया जाता है। भूतार को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर का जो अगर बात करें धातु की तो वो Gi होगा, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील का होगा। तार जनरली अर्थ वाला जो है वो Gi का ही होगा। हाँ, अगर प्लेट की बात की जाए ना तो प्लेट कॉपर की भी हो सकती है और Gi की भी हो सकती है। याद रखिएगा, तार जनरली Gi का ही होगा। बड़े लेवल पर तो बाहरी रूप में भी प्लेट ही आती है, तार बाहर आता ही नहीं है। जैसे पावर प्लांट सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अर्थिंग प्लेट ही यूज की जाती है, जो कि Gi की स्ट्रिप होती है। हाँ, प्लेट अगर जो अर्थपिट के अंदर लगाई जाती है उसका क्वेश्चन हो तो वो कॉपर और Gi आप दोनों कर सकते हैं वहाँ पर। अगला सवाल है कि 0 वोल्ट कुंडली यानी NVC, नो वोल्ट कॉइल के साथ ऑन ऑफ वाले स्विच को क्या कहा जाता है। यानी एक ऐसा स्विच है जिसमें NVC है। NVC का यूं प्रतीक होता है अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, और इसमें ऐसे एक कॉइल दिखाई जाती है। इनके टर्मिनल A1 A2 होते हैं। दोस्तों, जब ये मैग्नेटाइज होती है तो पिकअप होती है तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना वो ऑपरेट करवाते हैं किसी सर्किट को। इवन ये पावर सर्किट भी हो सकता है अपना, जैसे ड्यूअल स्टार्टर में होता है, और ये कंट्रोल NONC भी हो सकते हैं जो कहीं इंडिकेटर का हो, कहीं स्टार्ट स्टॉप कमांड का हो। कंप्लीट पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक स्टार्टर बोला जाता है। चुंबकीय रूप से ये स्टार्ट स्टॉप होता है। स्विच जो है वो होता है अपना मैनुअल स्टार्टर। तो NVC के साथ जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है मैग्नेटिक स्टार्टर बोलते हैं उसको। स्टार्ट स्टॉप इंडिकेटर सब इसमें होते हैं, ऑन ऑफ ट्रिपिंग सब कमांड्स का इंडिकेशन भी साथ में इसमें होता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ये उत्तराखंड के ITI इंस्ट्रक्टर में क्वेश्चन आया दोस्तों, इसलिए मैंने भी आपको देना उचित समझ लिया। काफ़ी अच्छा वो पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन भी था और एक और, हाँ यही वाला था, 5वां क्वेश्चन भी उसी में था और ये 6th क्वेश्चन भी मैंने वहीं से लिया है। देखो सिंपल बात है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर काम में लेंगे, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात ये आती है कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कब सुधारती है। इसकी 2 शर्तें होती है। पहली शर्त है सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए। दूसरी शर्त है मोटर नो लोड पर होनी चाहिए, यानी मोटर बिना भार के और ओवर एक्साइटेड चलाई जा रही है, देन तभी पावर फैक्टर सुधार पाएगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा ये हो गया कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर फिर किस बात पर निर्भर करता होगा, रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम एक्साइटर बदल करके मोटर को कौन कौन से पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। हम मोटर को यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन पेपर में काफ़ी अच्छा आता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी संरचना अल्टरनेटर के इक्वल होती है। इसका स्टेटर इंडक्शन मोटर के जैसा ही होता है, दोनों के स्टेटर में बिल्कुल सिमिलरिटी होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें A और B के बीच में आपसे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। आप किसी भी एंड से स्टार्ट इसमें हो सकते हैं। देखिए, अगर अपन इस एंड से स्टार्ट होते हैं ना तो ये लास्ट के जो 3 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का जब आप टोटल कर रहे हैं तो 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, और जब इन दोनों के 6 ओम को एक मानते हैं तो ये दूसरे इस 6 ओम के साथ देखो पैरेलल में आ रहा है। जब 6 ओम के 2 पैरेलल में आ रहे हैं तो इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। यानी कुल मिलाकर हम ये देखें कि इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो कितने का है, 3 ओम का। तो इस एक जो अपन ने बनाया है इसको आप नेक्स्ट इस 3 ओम के साथ देखेंगे तो श्रेणी क्रम में आ रहा है, यानी 3 ओम और 3 ओम का
फिर हो गया 6 ओम। ये 6 ओम का नया रेजिस्टेंस इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है। ये फिर से अपना कितने का हो गया, 3 ओम का। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ तक टोटल ओवरऑल हमारा एक रेजिस्टेंस है और वो कितने का है, 3 ओम का। वो इस 3 ओम के साथ सीरीज में आ रहा है, दोनों जुड़ करके फिर 6 ओम के हो गए, जो कि इस 6 ओम के साथ पैरेलल का है। इन दोनों का फिर से अगर आप करोगे तो 3 ओम आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा एक और 3 ओम का बन रहा है जो इस 3 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का फिर से 6 ओम हो गया। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध दोस्तों पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अपना दीजिए, अपना यहाँ आंसर आ जाएगा। उत्तर दोस्तों इसका 2 ओम आ रहा है। आपका क्या उत्तर आया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्रॉस मैच करना ज़रूरी है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आगे दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। अगर ओवरऑल देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो लो और मीडियम वैल्यू मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। सामान्यतः हम मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए ही इसे प्रीफेर करते हैं, क्योंकि लो रेजिस्टेंस को केल्विन ब्रिज से नापते हैं अपन, व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं। तो पावर और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही नहीं आएंगे। देखो डी ऑप्शन आपके सामने है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट वाला है तो इसी ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे देखो सवाल पूछ रहा है यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। सवाल क्यों दिया, ऐसे ही कई बार क्या बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और हर बार यही रट रखा होता है हमने, यूजेटी में जंक्शन कितने होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है और बिना देखे उसका उत्तर जंक्शन की तरफ ही जाते हैं। यहाँ पर यूजेटी के टर्मिनल पूछे हैं तो यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। हाँ, अगर यूजेटी में जंक्शन पूछा होता ना तो जंक्शन 1 होता है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, मैंने आंसर की चेक करी है, बहुत सारे बच्चों का जो है वो उत्तर गलत आया हुआ है। अच्छा दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट आंसर अब आपको वहाँ ऐप में भी शो होगा। जब डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, टेस्ट क्लोज़ कर दिया जाता है, उसके बाद आप अपनी रैंक और जो सॉल्यूशन है वो वहाँ भी देख सकते हैं। और पीडीएफ आप वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से ले लीजिए। सॉल्यूशन सहित इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा है जो पूरा वीडियो देखता है। 10वां क्वेश्चन देखो, 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन मैंने बताया है, ट्रांसफॉर्मर का और 3 फेज मोटर का काम करने का तरीका दोनों का सेम है। दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं। दोनों में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। यानी ट्रांसफार्मर की अगर सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें तो वो भी, क्योंकि मोटर में जो रोटर होता है वो सेकेंडरी की तरह ही काम करता है। इंडक्शन मोटर का स्टेटर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की भांति होता है और रोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है जिसके कारण वो रोटेट करता है। पीसीबी में एम से क्या आशय है। जनरली ब्रेकर्स का पूरा नाम ही आपसे पूछा जाता है। जैसे वीसीबी का पूरा नाम आ जाता है, ईएलसीबी का पूरा नाम आ जाता है, एमसीसीबी खुद का ही पूरा नाम। लेकिन आजकल छोटा क्वेश्चन आने लग गया कि इसमें से बस इतना बता दो कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ एमसीसीबी में एम का मतलब होता है मोल्डेड, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ईएलसीबी का पूरा नाम भी याद रखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी पेपर में आता है आजकल। और एमसीबी का तो सब जानते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन 3 स्थान नियंत्रक उपसाधन है। यानी इनमें से कौन सा एसेसरीज ऐसा है जो 3 स्थान से किसी चीज़ को कंट्रोल करते टाइम अपन काम में लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट स्विच आएगा। हमें जब एक उपकरण या एक लैंप को 3 अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है तो इंटरमीडिएट स्विच अपन उसके बीच में लगा देंगे। हालांकि ऐसे सिस्टम में ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट जो होते हैं ये दोनों हमेशा 2 वे होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट लगता है, हमेशा याद रखें। यानी अगर आपको एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है तो केवल एक ही इंटरमीडिएट लगेगा। अगर 4 जगह से कंट्रोल करना है तो 2 इंटरमीडिएट लगेंगे। खैर यहाँ तो इतना ही पूछा था कि 3 उपसाधन है कौन सा जो 3 जगह से कंट्रोल करें, तो इंटरमीडिएट नो डाउट यहाँ आपका ऑप्शन रहेगा।
और निम्न में से कौन सा अर्थिंग के परिवार में शामिल नहीं है। दोस्तों अभी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये सवाल पूछा, मैंने रिपीट क्यों किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चीज़ें पढ़ें। दोस्तों मैंने YouTube पर सबसे पहले आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पहले मैंने अर्थिंग करवाई थी, जिसमें मैंने ये तीनों प्रकार बताए हैं। शायद ही आपको आज से पहले ITI के किसी टीचर ने पढ़ाया होगा कि अर्थिंग के 3 प्रकार ये भी होते हैं। दोस्तों TT, IT और TN ये तीनों अर्थिंग के प्रकार होते हैं। IN नाम की कोई अर्थिंग नहीं होती है। मैंने पूरी डिटेल से ये चीज़ पढ़ाई हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, अर्थिंग का चैप्टर खोलिए और वहाँ आप ओपन कीजिए, आपको ये तीनों चीज़ें डिटेल से मिल जाएगी। इन सब का मतलब क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, एंड मोस्टली अपने TN काम में लेते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सी कब यूज करते हैं ये भी मैंने पूरी डिटेल से लिखवाया हुआ है। सो आप एक बार जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ जा कर के इस टॉपिक को पूरा ज़रूर पढ़ें। 4 पोल लेप वाउंड जनरेटर है, समांतर रास्ते कितने होंगे जब उसमें ड्यूप्लेक्स है। ध्यान से देखो, लेप वाउंड में समांतर रास्ते होते हैं पोल की संख्या के बराबर, लेकिन ये तो तब होता है जब वाइंडिंग सिंप्लेक्स हो। यहाँ पर वाइंडिंग ड्यूप्लेक्स है तो फिर फॉर्मूला बनता है पोल इंटू प्लेक्स, यानी जितने पोल है उसको प्लेक्स से मल्टीप्लाई करें। 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स है, इसलिए पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समांतर रास्ते 8 है। ट्रिप्लेक्स होता तो 12 रास्ते होते, सिंप्लेक्स होता तो 4 रास्ते होते। और अगर यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे वेव वाइंडिंग के बारे में पूछ लेता, तो वेव वाइंडिंग में वैसे समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है, लेकिन वैसे पोल इंटू प्लेक्स होती है, तो फिर वहाँ 2 इंटू 2 यानी उत्तर आ जाता 4। अगला सवाल है, उपकरणों को कैसे संयोजित किया जाए ताकि उनमें से प्रवाहित धारा का मान समान हो, चाहे प्रतिरोध का मान भिन्न क्यों ना हो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। धारा समान कब चलती है, जब सभी उपकरण सीरीज में जोड़े जाएं, चाहे रेजिस्टेंस का मान कितना ही क्यों ना हो। अगर एक रेजिस्टेंस 3 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस 30 ओम का है, तब भी इनमें चलने वाली धारा का मान क्या होगा, एक समान होगा। ऐसा किस में होता है, सीरीज सर्किट में होता है। पैरेलल सर्किट की क्या विशेषता है, फिर पैरेलल सर्किट की विशेषता है कि इसमें वोल्टेज समान मिलेगी उपकरणों को, चाहे उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के संयोजन का संकेत नहीं है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कुल 8 प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं। उन 8 तरीक़ों को हम विशेष रूप से भी दर्शा सकते हैं। लाइक पहला जो है हमें ये बता रहा है कि ये ट्रांसफार्मर स्टार स्टार संयोजन वाला है, यानी इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी दोनों किस में जुड़ी हुई है, स्टार स्टार में। TT कनेक्शन स्कॉट कनेक्शन का दूसरा नाम होता है। ये हमें बता रहा है कि स्कॉट कनेक्शन है। क्या काम आता है दोस्तों स्कॉट कनेक्शन, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में परिवर्तित करने के लिए। VV बैंक है दोस्तों, ये हमें ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहलाता है और इसे हम 2 वाइंडिंग वाला डेल्टा भी बोलते हैं। क्या खास बात होती है इसकी कि पूर्ण भार का 58% लोड उठाता है। दोस्तों WW नाम से कोई कनेक्शन ट्रांसफार्मर में नहीं होते। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, आजकल इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अगला सवाल, 1 किलोवाट का हीटर 2 घंटे में उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा जितनी कि 200 वाट का लैंप 10 घंटे में करेगा, 40 वाट का लैंप 50 घंटे में करेगा और 100 वाट का हीटर 20 घंटे में करेगा। चारों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका आंसर आप निकाल करके देखिए, वाट इंटू घंटे करते हैं तो उत्तर देखो सबका 2 kWh आ रहा है। ठीक है, डी उत्तर यहाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NFPA चार्ट, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका पूरा नाम होता है, और इन्होंने खतरों को 4 कैटेगरी में दोस्तों बांटा है। ठीक है, और खतरों का जो कलर है वो भी इन्होंने कौन कौन सा रखा हुआ है, रेड यानी लाल, नीला, पीला एंड सफ़ेद, वाइट, ब्लू, येलो एंड रेड। ये 4 रंग अलग अलग इन्होंने डिवाइड किए हैं, जिनमें रेड ये बताता है कि यहाँ फायर यानी आग से लगने वाले खतरे हैं। अलग अलग होते हैं दोस्तों, इनकी कभी आपको थ्योरी की एक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे,
हालांकि अभी तक मैंने YouTube पर NFPA चार्ट नहीं करवाया है। अगला सवाल, उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है और 2 एम्पियर की धारा लेता है, उपभोगित शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ मुझे लगा नहीं, आई थिंक सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए। I²R फॉर्मूला लगा दीजिए। धारा का मान 2 एम्पियर है और इसे आपको 100 ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो 400 वाट आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, हालांकि हम I²R जनरली फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें कॉपर लॉस का इंडिकेशन देना हो। वैसे ध्यान रखें क्योंकि ये सवाल जो है आपसे कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मूविंग आयरन प्रकार का वोल्ट मीटर है, इसे किसके लिए काम में ले सकते हैं, यानी इससे कौन सा मेजरमेंट ले सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आएगा दोस्तों, मूविंग आयरन है सो AC/DC दोनों आएगा। लेकिन दूसरा देखो मीटर का प्रकार क्या है, मीटर वोल्ट मीटर है ना, तो फिर केवल वोल्टेज आएगा, है ना, डी उत्तर हो जाएगा। AC/DC वोल्टेज मापन के लिए हम इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखो AC/DC दोनों का है, लेकिन करंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। वोल्ट मीटर से आप करंट कैसे मेजर कर सकते हैं ना, डी उत्तर करेंगे। AC/DC वोल्टेज मापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड 21वां क्वेश्चन देखो, वैसे तो टफ है क्वेश्चन क्योंकि हल कर कर के देखना पड़ेगा उत्तर किसका है, लेकिन एक हिंट देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ उत्तर यही है। कैसे देखो, कह रहे हैं कि B का मान क्या है, किया हुआ क्या है, डेसिमल संख्या प्रणाली है, उसको किसी दूसरी संख्या में आपने कन्वर्ट किया है। यानी यहाँ सवाल ये है कि 292 जो कि एक डेसिमल संख्या है, डेसिमल नंबर है, हमने उसे कन्वर्ट किया है, न जाने किस में किया है, तो उत्तर आया 1204। बताइए ये किस में कन्वर्ट हो गई, सवाल ये पूछा है। माय डियर, संख्या प्रणालियाँ टोटल होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी, डेसिमल संख्या प्रणाली जिसका आधार होता है 10, ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली जिसका आधार होता है 2, ऑक्टल संख्या प्रणाली जिसका आधार होता है 8, एंड हेक्साडेसिमल जिसकी आधार होती है 16। बड़ा सिंपल सा है कि हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस में करेंगे, या तो बाइनरी में, या ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल में। आप यहाँ पर आधार के ऑप्शन देखिए दोस्तों, 4 और 6 दिया हुआ है, ये किसी संख्या प्रणाली का आधार है ही नहीं, इसलिए इन दोनों को ऑप्शन को छोड़ दीजिए। 2 नंबर जो ऑप्शन है ये दोस्तों बाइनरी का ऑप्शन है, एंड अगर इस संख्या को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो 0 और 1 के अलावा कोई अंक यूज होना ही नहीं चाहिए। 2 और 4 अंकों का यूज हो रहा है तो ये तो बाइनरी के अंक है ही नहीं, तो फिर बचा क्या ऑप्शन आपके पास, एक ही ऑप्शन बचा, ऑक्टल। इसका मतलब ये हमने क्या किया है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। डी उत्तर यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक वायु का गुण नहीं हो सकता, है ना, वायु क्या नहीं कर सकती। देखो दोस्तों, वायु इंसुलेशन प्रदान कर सकती है, बहुत जगह इंसुलेशन के रूप में अपन काम में ले ही रहे हैं, लाइक ओवरहेड लाइन के जो तार है उनमें हवाई तो वायु का काम इंसुलेशन का काम कर रही है। दोस्तों अपन एयर से कूलिंग करवा सकते हैं, शीतलन, प्राकृतिक रूप से जितने भी ठंडे हो रहे हैं, मोटर में कूलिंग फैन लगाए तो वो हवा से ही तो ठंडा हो रहे हैं। दोस्तों हवा में ल्यूब्रिकेशन का काम नहीं होता, ल्यूब्रिकेशन या तो ऑयल से मिलेगा या ग्रीस से मिलेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वायु में ल्यूब्रिकेशन का गुण नहीं पाया जाता। अगला सवाल, कौन सा शब्द AC और DC संचरण लाइन के लिए समान रूप से लागू होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो DC में भी होगा और AC में भी होगा। देखो दोस्तों, कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि DC में नहीं होता है, हालांकि कुछ जगह ऑप्शन में हमने लिखा हुआ देखा है कि लेस कोरोना बता देते हैं वो, कि कम कोरोना होता है AC की अपेक्षा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि नहीं होता है। स्किन इफेक्ट देखो AC में होता है, DC में नहीं होता। त्वचा प्रभाव बोलते हैं ना, ये फ्रिक्वेंसी के समानुपाती है, DC की फ्रिक्वेंसी 0 है तो वहाँ स्किन इफेक्ट का मान भी 0 है।
प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती पास वाले को प्रभावित करता है। डीसी में तो ऐसा नहीं है। ओमिक रेजिस्टेंस, दोस्तों ओमिक रेजिस्टेंस को हम उस चालक का शुद्ध प्रतिरोध बोलते हैं हमेशा, और शुद्ध प्रतिरोध वो है जो उस धातु का है। तो ये AC DC दोनों में समान रूप से होता है। डी उत्तर अपने इसका सही रहेगा। अगला सवाल है, 3 फेज परिपथ में फेज वोल्टेज नापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता हमें किस में होगी? देखो माय डियर, फेज वोल्टेज नापने के लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, राइट। इन दोनों के बीच में हमें वोल्टेज नापनी है, इसका मतलब हमें न्यूट्रल आर्टिफिशियल रूप से लाना होगा। कब लाएंगे? जहाँ न्यूट्रल नहीं है वहाँ लाएंगे। आप देखो स्टार में तो हमेशा न्यूट्रल ऑटोमेटिक बनता ही बनता है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। 3 वायर स्टार का मतलब होता है कि न्यूट्रल तो उसमें बना हुआ है, यूज नहीं कर रहे, तो वो वहाँ जहाँ तीनों तारें आपस में जुड़ी होती है वो न्यूट्रल है, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। 4 वायर डेल्टा में देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने बता दिया क्योंकि डेल्टा में चौथी तार जो है वो न्यूट्रल की है, साथ में आपने भेज दिया। 3 वायर डेल्टा जो है ना, इसमें न्यूट्रल कहीं से भी नहीं मिला हमें। सी उत्तर करना है, 3 वायर डेल्टा। उद्योगों का शक्ति घटक कम क्यों होता है? सवाल देखिए, इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि वहाँ पावर फैक्टर घट जाता है? वहाँ इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है। प्योर इंडक्टिव तो नहीं होता है, लेकिन कुछ रेजिस्टिव गुण के साथ ज़रूर होता है, इसलिए जनरली वहाँ का पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें, वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से आप PDF इसकी ले सकते हैं। दोस्तों को भी ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए।